तो ओके, अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी का वो एक पार्ट है और डाई इलेक्ट्रिक का एक पार्ट है। 2025 में नीट में यहां से एक सवाल आया था, बहुत भयंकर किस्म का सवाल दुनिया कह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सॉल्व करेंगे उसको भी और आपको बताऊंगा, देखना ट्रिक से विद इन 1 मिनट आंसर ला के दिखाऊंगा क्वेश्चन का। फिर उसके बाद जेई में भी क्वेश्चन आए थे, वो भी थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो भी हैं। टॉपिक बहुत डेप्थ का है, बहुत डिटेल का है, कम से कम 2 क्लास हमारी इसमें लग जानी है। और जो है इसके बहुत सारे इफेक्ट्स है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग ये पढ़ने वाले कि डाइलेक्ट्रिक होते ही क्या है। फिर हम लोग ये देखने चाहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के टाइप क्या होते हैं। फिर हम लोग ये देखना चाहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका बिहेवियर क्या कैसा रहेगा, क्योंकि मेन सारा कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कनेक्टेड है। देखो यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ली तो पोटेंशियल अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई तो कैपेसिटेंस अपने आप क्लियर हो जाता है, तो इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, कैसा वो बिहेव करता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि पोटेंशियल का क्या असर होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर में जो उसका कैपेसिटेंस होता है, जो उसकी चार्ज स्टोरेज एबिलिटी होती है, उसमें उसका क्या असर आएगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट आता है। तो डाइलेक्ट्रिक की पूरी कहानियां हमारे पास यहां पर आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बात को, बड़े ही तरीके से और कॉन्सेंट्रेट करके बात को सुनना। ठीक है, तो अब बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। देखो, डाई इलेक्ट्रिक से पहले 2 कंडीशन समझते हैं। एक कंडीशन का नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट वाली, और एक आप लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। क्योंकि आप लोग अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को ही पढ़ते आए थे, इलेक्ट्रिक करंट को ही समझते आए थे, बट अभी यहां पर आपने इस यूनिट में पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक फिनोमेना होता है। चार्ज जब रेस्ट पर हो तो उसके भी बिहेवियर कुछ अलग ही होते हैं। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक प्राइमरीली होते क्या है, इन्हीं के आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। देखो, अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक को बोलूं तो प्राइमरीली दीज आर इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो नहीं करते, यानी कि करंट इनमें से फ्लो नहीं करता। अब ऐसे ऐसे आपके पास कौन कौन से वो होते हैं मटेरियल, बताओ जल्दी से। हाँ बोलो भाई, कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिसमें से कि आप लोग ये समझ पाते हो कि इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। पेपर, प्लास्टिक है, वुड, ठीक है, और बताओ, कार्डबोर्ड, और है कुछ केमिकल के नाम बताओ। हाँ, जैसे कोई एसिड बताओ। हाँ हो सकता है, लेकिन जब तक आप उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन एस्टेब्लिश नहीं करोगे तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं तो HCl, NH3, NH3 क्या होता है, अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ठीक है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पानी तो कंडक्ट करता है। आप गलत हो। पूछो क्यों? क्योंकि आप तो हार्ड वाटर की बात कर रहे हो, वो वाटर की बात कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिक्स है। पानी तो डिस्टिल भी होता है। जो जिस पानी में नमक ही ना हो, सॉल्ट आयंस ही ना हो, वो क्या कंडक्ट करेगा?
तो वाटर जो है वो प्राइमरीली इंसुलेटर होता है, क्योंकि उसमें नमक घुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसमें आयंस सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो पानी कंडक्ट नहीं करेगा, वो आयंस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नाम दिए मैंने केमिकल्स में, या HCl मान लीजिए, NH3 मान लीजिए, वाटर मान लीजिए, CO2 मान लीजिए, N2 मान लीजिए, O2 मान लीजिए, ठीक है, पेपर मान लीजिए। लिखते रहो ना, ये सुन क्या रहे हो तुम लोग यहाँ कोई, तुम क्या लग रहे हो, नूरा फतेही आएगी अभी यहाँ है कि तुम कहोगे वाह क्या बात है, हाउ इट इज पॉसिबल। कोई इतना कैसे हो सकता है ना। लड़के कहते हैं ना, लड़कियों को अक्सर, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। अरे कोई सुंदर नहीं होता है, सब मन का वहम होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं यार। एक बात बताओ, लड़कों, जब तुम 4-5 साल के थे, सुंदर लड़कियां तो जब भी तुम्हारे आसपास थी, जब भी वो तुम्हें अले मिला गुल्लू 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 करके वो तुम्हें अपनी गोदी में भी खिलाती थी, जब तो तुम्हारे वो विचार नहीं होते थे। तो बस समय बदला, हार्मोन बदले हैं, हार्मोन ने तुम्हारे को वही लड़की सुंदर बना के रख दी तुम्हारे सामने। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मान लो सारा मामला किसका है, केमिकल का है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कुछ केमिकल के नाम बताओ, क्योंकि दुनिया में चलता तो केमिकल हो चाहिए। सही कह रहा हूं भाई, है ना। तो थोड़ा शांत सा लग रहा है, सुस्त लग रहा है मुझे, क्या बात है। ऊर्जा का दोहन ज्यादा कर दिया तूने, एनर्जी लॉस ज्यादा हो गया बॉडी से, घर में अकेले रह रहे के है। देयर इज अ परफेक्ट स्पेस, परफेक्ट टाइमिंग है। तो जी बोला जी अब देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, आई विल प्ले, मैं खेला खेलूंगा है ऐसा। सैड क्यों है, थोड़ा सा शांत लग रहा है मुझे, बता। अच्छा तुझे खुद नहीं पता, जब खुद को ना, अच्छा देखो ये आज के टीनेजर्स में ना बड़ी दिक्कत होती है कि खामखा दिमाग खराब सुन हो जाता है। यकीन मान लो ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। एक तो आपकी ईटिंग हैबिट्स की, और एक आपके सोने उठने बैठने जागने का तौर तरीका, और सनलाइट का एक्सपोजर ना होना। यकीन मान लो, अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, सुबह 2 घंटे धूप में सिर्फ घूम लो, भाग लो, दौड़ लो, सिर्फ 2 घंटे रह लेना। अगर तुम्हारा मूड 2 घंटे के बाद अभी जैसा है उससे बेटर ना हो जाए तो मुझे कह देना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं यार। तो कुछ तो बात होगी ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, याद करो पिछली बार धूप में कितनी देर रहे थे, कब रहे थे? 2-4 घंटे ठंड में ना। हाँ, तो उसके बाद से तो सारा मामला खराब ही हो गया है। तो ठंड में भी कब रहे थे, खूब कपड़े वपड़े पहन करके, सिर्फ इसलिए कि शरीर को थोड़ी हीट मिल जाए, यही था ना फैक्ट। अभी तो आप लोग धूप में नहीं रहे ना। हाँ, अब मुझ जैसा इंसान तो अभी भी इस माहौल में भी धूप में रहता है। एक्सरसाइज करता हूं मैं 1 घंटा प्रॉपर, या तो मॉर्निंग में या आफ्टर 3 PM। जैसे आज की अभी क्लास है, संडे है आज, तो अभी इसमें क्या रहेगा, अभी मेरी मॉर्निंग में आफ्टरनून तक सारी क्लास खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बाद एक क्लास और बचेगी, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं जो है, और अभी तक देखो क्या टाइम हो गया, तकरीबन 12:15 12:30 हो गए होंगे ना, 12:45 होने वाला है ना। हाँ, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया कुछ भी, ये दिन की मेरी पहली चाय है, और ये मेरी चौथी क्लास है। अभी 3 मैं ले चुका हूं क्लास अभी तक, है समझ रहे हो। ये चाय मैंने अभी मंगवाई है, और अभी तक मैं ना मॉर्निंग में इतनी एनर्जी में ऐसे धाड़ रहा हूं ना तुम्हारे सामने खड़ा होकर के, क्या लॉजिक है। और पता है मेरे घर में खाना क्या बना हुआ है अभी? पूरियां बनी हुई है, और साथ में कोई बेहतरीन सी सब्जी सी है कोई भी, ठीक है। नहीं यार, अरे यार पूरी का स्वाद तो पेठे की सब्जी के साथ होता है ना, वो जो चटपटी पेठे की सब्जी हो, कितना बेहतरीन लगता है ना। भंडारे में देखो तुम, पनीर मत खाया करो, ओवररेटेड है। मैं कभी पनीर नहीं खाता, नहीं खाता मैं पनीर, मैं सही बता रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने। पहले बहुत खाता था पनीर और चाप, बहुत खाए मैंने। देन जब वो न्यूट्रिशन वाली बुक पढ़ी ना मैंने, न्यूट्रिशनल साइंसेस पढ़ा, फूड साइंस पढ़ा मैंने,
तब मुझे समझ में आ रहा है ये तो हम गंद खा रहे हैं, हटाओ इसको, तो खामखा पैसे वेस्ट हो रहे हैं। 400 रुपए का पनीर खाओ भाई साहब, 400 रुपए के तो और बहुत सारी हिंदुस्तान में चीजें सस्ती हैं जो बहुत अच्छा खा सकते हो। तो एनीवे टॉपिक पर बात करते हैं कि अपना जो ये तुम्हारा जो दिमाग खराब रहता है ना, अननेसेसरी दिमाग सुन हो जाता है, ठीक है ना, और पता ही नहीं रहता है। तो देखो इसके लिए तुम्हारा लाइफस्टाइल और तुम्हारी डाइट जिम्मेदार है। डाइट तुम बदल नहीं सकते बहुत ज्यादा से, क्योंकि घर में जो बनेगा वही खाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ज्यादा नखरे करोगे तो पिटोगे या भूखे रहोगे। लेकिन आप अपनी एक्सरसाइज और अपना धूप का देखो, मैं नहीं कहता कि तुम जो है मेरी तरह ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करो, ठीक है, वो तो भैया पैशन के साथ होगी, जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अगर और पैशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा, तुम धूप में पड़े रहो मगरमच्छ की तरह, ठीक है ना। हाँ सही बता रहा हूँ। जैसे आजकल भाई तुम्हारी छत पे धूप आती होगी ना, सुबह में शाम में किसी न किसी टाइम आती होगी ना, बस ठीक है। अपने शरीर के ऊपर, अब लड़के हो तो तुम्हारा तो कौन क्या ही बिगाड़ लेगा, एक अच्छा पहनो और पड़ जाओ जाकर के ऊपर, ठीक है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 घंटे तक उस धूप से बाहर नहीं निकलना है, छांव में नहीं जाना 2 घंटे तक, ठीक है। और लड़कियों के लिए ये है कि कोई भी एक ऐसा पतला सा कपड़ा या फिर अपने आसपास में ऐसा कर लो कि आइसोलेशन सी हो जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद एज पॉसिबल एज मिनिमम क्लोज। अब में उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम एक्सपोजर आपका सनलाइट आपकी स्किन पे आना चाहिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। उसमें आप लोग इस तरीके से बैठो एंड देन आप देखना कि आपके मूड खराब नहीं होंगे, गारंटेड। और रात को नींद भी जल्दी आएगी 3 दिन के अंदर, चौथे दिन तुम रात को जल्दी सो जाओगे, क्योंकि इससे हमारी नींद की जो साइकिल है ना, वो धूप से ही अच्छी होती है। हमेशा ये याद रखना, जो भी इंसान धूप में काम करेगा वो रात को कभी भी देर तक नहीं जग सकता। सबसे बढ़िया उदाहरण है मजदूर, ठीक है ना। ये छाएं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। एनीवे बात करता हूं डाइलेक्ट्रिक पे। तो भाई देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्राइमरीली होते हैं इंसुलेटर, और ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। इनको हमने 2 तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, क्योंकि हमने जब माइक्रोस्कोप लेवल पर डाई इलेक्ट्रिक को देखा और समझा तो हमें 2 तरीके के मिले। एक तो वो मिले कि यार जिसमें उसका जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि आपको पता है कि एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा, होगा या नहीं होगा। तो हमें यह देखने को मिला कि यार जैसे वाटर है, और वाटर में क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इधर एच ले लो और इधर भी एच ले लो और H2O ले लो, O इधर ले लो, ये ऐसे होता है ना। हाँ तो इसमें देखो H तो प्लस होगा और O माइनस होगा। तो अब आप इसमें देखो यार, H प्लस और O माइनस दोनों के दोनों थोड़े से सेपरेटेड होते हैं। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को H प्लस को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो तो ये कैसा है, ज्योमेट्री में स्फेरिकल शेप का है, इसके पास मास भी है। जिसके पास मास होगी और ज्योमेट्री होगी उसके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो इसका मतलब इसका भी सेंटर ऑफ मास है और इसका भी सेंटर ऑफ मास है। तो हमने मटेरियल्स को उस सेंटर ऑफ मास के आधार पर हमने उसको बांट दिया 2 हिस्सों में। कैसे, हमें यह देखने को मिला कि यार इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा ही सेपरेटेड है, थोड़े से दूरी पे रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है 2 पोल अलग अलग बना लिए, एक पॉजिटिव पोल डेवलप कर लिया और एक नेगेटिव पोल डेवलप कर दिया, ठीक है। ये इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नेचुरल स्टेट है इनकी, ठीक है, कुदरती तौर पे ये ऐसे ही मिलते हैं। तो इनका नाम रख दिया पोलर मॉलिक्यूल, नाम रख दिया पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास पोलर के केस में, ओके। और अब अगर हम लोग नॉन पोलर में देखें, नॉन पोलर में देखें, नॉन पोलर कौन आया भाई, अरे यार 1 मिनट रुको भाई, आई विल टेक्स्ट, 1 मिनट, क्लास ले रहा हूं दोस्त। अबे पहुंच जाना।
एक मिनट। ठीक है, तो अबे कहाँ गया, चलिएगा। तो ये हो गया नॉन पोलर और ये हो गया पोलर। अब नॉन पोलर में क्या था, जैसे O2 था, N2 था, ये हो गए। अब यार ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो एक ही जगह रहेगा, तो इनमें क्या रहता था कि एक मॉलिक्यूल ये है तो दूसरे दूसरे का भी सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर ऐसे ही लोकेटेड करता था। अरे गलत हो गया यार, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो ये ऐसे हो जाएगा। अलग अलग दिखाने के लिए मैंने दूर कर दिए, लेकिन ये दोनों का सेंटर ऑफ मास यही कोइंसाइड करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास नॉन पोलर, क्योंकि इसमें दो पोल डेवलप नहीं हुए, पॉजिटिव नेगेटिव पोल अलग अलग नहीं हुए। ठीक है, तो एक तरफ पोलर हो गए और एक तरफ नॉन पोलर हो गए। ठीक है, इनको हमने इकट्ठा करके एक क्लासिफिकेशन रख दी और उस क्लासिफिकेशन में नाम रख दिया डाइइलेक्ट्रिक। नेचुरली कंडक्शन की भाषा में, करंट की भाषा में ये होते तो इंसुलेटर ही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक भाषा में हमने इनको दूसरा नाम दिया डाइइलेक्ट्रिक। अब इस डाइइलेक्ट्रिक वर्ड को तोड़ो। डाई मतलब दो, दोहरा। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युतीय। ठीक है, विद्युतीय। ओके, तो ये क्या हो गया, दोहरा विद्युतीय इनका व्यवहार है, डुअल फेस आ गया इनका। ठीक है, क्या है डुअल फेस, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना तो ये शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव फिनोमेना ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको नाम रख दिया डाइइलेक्ट्रिक। ये लिखते रहो ऐसे की पॉइंट साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूं, एकदम शांत होके नहीं बैठना है, तरीके से अलर्ट होकर के जो मैं बोल रहा हूं उसको ऐसे लिखते चलो। जैसे कॉन्फ्रेंस चलती है ना, और वो बैठते हैं पत्रकार, तो जो बोल रहा है वही लिख रहे हैं, बस वही जो बोल रहा हूं उसको मेन मेन पॉइंट्स लिखते चले जाओ। तो यार इसमें मैं ये बता रहा था, डाई इलेक्ट्रिक जो है वो होते हैं, डाई का मतलब होता है टू, टू का मतलब हिंदी में होता है दोहरा, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युतीय। तो जिसका दोहरा विद्युतीय बिहेवियर हो, डुअल इलेक्ट्रिक बिहेवियर हो, उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का नाम रख दिए हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो नहीं करते हैं, यानी कि इनमें करंट को फ्लो कराने की कोशिश करोगे नहीं होगा। जैसे पेपर है, पेपर है, पेपर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगी। कभी किताब में करंट आया है? आ ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन पेपर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो ये पोलर मॉलिक्यूल डेवलप कर देता है, पोलर मॉलिक्यूल डेवलप कर देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसके सेपरेट हो जाएंगे, और जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन सेपरेट होंगे तो आप बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई, एक बात बताओ, जहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करेगी, तो एक इनकी फील्ड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। नॉन पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई करता है, कोइंसाइड करता है। ठीक है, इनके बीच में मॉलिक्यूलर सेपरेशन नहीं होती है। कब नहीं होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं आई है, और जब अगर हम इन मॉलिक्यूल को रख दें, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को, तो इनके दोनों के दो O2 के, अब O2 में क्या है, दो मॉलिक्यूल है, 2 का मतलब 2 है, तो एक ये है दूसरा ये है, ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं, देयर इज नो सेपरेशन। इनको हमने नाम रख दिया पोलर। ठीक है, जैसे वाटर है, अब वाटर में हमने क्या करा, एक तरफ H+ है, एक तरफ O- है, दोनों में बहुत थोड़ा सा सेपरेशन है, गैप है। इसका नाम, अब एक तरफ पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया, एक तरफ नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया, तो पोल क्रिएट हुए तो पोलर नाम रख दिया, क्योंकि पोल वर्ड का मतलब होता है एंड्स। क्या होता है, एंड्स। तो यहां पर अब हमारे को क्लैरिटी मिल गई कि यार ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं
ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब इसी में हमारे पास होता है जैसे HCl, H प्लस और Cl माइनस आयन, H प्लस और Cl माइनस, ये भी क्या होता है, पोलर होता है, ये भी क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है भाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास H प्लस का और क्लोरीन का सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में कोइंसाइड नहीं करेगा, दोनों के दोनों एक जगह पे लाई नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आप ये मान लो एक H प्लस का स्फीयर है, एक Cl माइनस का स्फीयर है, दोनों में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ सेपरेशन पक्का मिलेगा। उस सेपरेशन की वजह से दो नेगेटिव पोल्स, दो चार्ज पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के डेवलप हो गए, उसको हमने नाम रख दिया पोलर में। बात समझ में आ गई। इसी में NH3 भी आएगा, इसी में CO भी आएगा और इसी में आपका CH3OH भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, CO CH3OH। ये जितने एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ये सारे लिख लो, क्योंकि जब असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा या कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल का नाम लेकर के स्टोरी बना करके सवाल पूछ देंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये वाला पोलर है। बात समझ में आ गई। अब और कौन से होंगे, जैसे CO2 हो गया, NH4 हो गया, ये हमारे नॉन पोलर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब भाई बिहेवियर स्टडी करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट अगर होगी तो ये दोनों कैसा बिहेव करेंगे। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, क्योंकि होने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करी जाएगी। सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या होगा। तो देखो, अगर मान लीजिए कि मैं एक मैंने सैंपल ले लिया पोलर का, ये मेरा पोलर का सैंपल है, तो भैया इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में पड़े होंगे। इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन होगी, क्या होगी इनकी ओरिएंटेशन, डायरेक्शन को क्या बोलेंगे यहां पर, रैंडम ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जब प्लस और माइनस के दो चार्ज अगर हो और वो इकट्ठे हो और उनमें सेपरेशन हो तो उसका नाम क्या रखा हुआ है, डाइपोल। तो इनकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगी, नेट डाइपोल मूवमेंट वो भी जीरो होगी, क्योंकि नेट डाइपोल मूवमेंट होने के लिए तो क्या है, प्लस और माइनस के चार्ज अलग अलग होने चाहिए और अलाइनमेंट होनी चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरफ एक सीध में होने चाहिए, चाहे कैसे ही भी हो, बट सीध सबकी एक होनी चाहिए। तो इनकी ओरिएंटेशन रैंडम होगी और नेट डाइपोल मूवमेंट होगी। और क्या होगा कि भैया ये जो है वो नहीं होंगे, जो है नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो, रैंडम ओरिएंटेशन। इतने ही पॉइंट अगर हम इस यहां पर डिस्कशन करें तो हमारे लिए ये काफी है, इसके अलावा इसमें नहीं जा। अब मान लीजिए कि हमारे पास आ गया भैया नॉन पोलर का स्पेसिमेन। अब नॉन पोलर का उदाहरण दो, अभी जो मैंने बताए थे O2N2 नॉन पोलर हो गए। अब यार इसमें क्या होगा कि आपका जो प्लस का चार्ज है और जो माइनस का चार्ज है वो कोइंसाइड करेंगे एक ही उस पर, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा कि जो नेट डाइपोल मूवमेंट है यहां भी जीरो होगी, क्या होगी इसकी, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होगी। यहां पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है वो पूरे की जीरो है, लेकिन एक मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू कैरी करेगी, फाइनाइट वैल्यू कैरी करेगी, ये बात याद रखना। कोई एक मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, वो होगी। लेकिन अगर आप पूरे को अगर देखोगे तो आपको कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं मिलेगी। ये बात का फर्क समझ लेना दिमाग में, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कोई से में भी, चाहे पोलर ले लो चाहे नॉन पोलर ले लो, नेट डाइपोल मूवमेंट पूरी मॉलिक्यूलर पूरे के पूरे स्पेसिमेन की या पूरे के पूरे उसकी जीरो ही आएगी। क्या आएगी, जीरो ही आएगी। इनकी जीरो इसलिए होगी क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इनकी जीरो इसलिए होगी क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन है। इस बात का फर्क समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल गई। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होने पे।
अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने पर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर आएगा। अब यार देखो, चाहे पोलर को रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे नॉन पोलर को रख लो, बिहेवियर दोनों का सेम ही आएगा। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाले हिस्से में यहां रख रहा हूं नॉन पोलर को, ये ऐसे थे, ये प्लस माइनस दोनों कोइंसाइड कर रहे थे ऐसे करके, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हुई, इसको आप मान के चलना कि ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से आइसोलेट है, ठीक है। जैसे ही ये फील्ड में आया तो भाई एक बात बताओ कि नेगेटिव इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा? नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगी। ओके जी, ठीक है। दूसरी बात कि जो रैंडम ओरिएंटेशन है वो खत्म हो जाएगी। रैंडम ओरिएंटेशन जीरो या फिर वैनिशेस, ठीक है। रैंडम ओरिएंटेशन पोलर मॉलिक्यूल में थी ना रैंडम, तो उनकी वो रैंडम खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, इनके ऊपर फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी? Q प्लस माइनस ई, इतनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे। जो जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, ये सेपरेट क्यों हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही, और ये अलाइन क्यों हुए? क्योंकि प्लस के ऊपर यहां पर तो फील्ड ऐसे होती है पॉजिटिव, यहां फील्ड होती है नेगेटिव, पक्की बात है। तो भाई एक बात बताओ, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगी, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगी, नतीजा क्या हुआ? दोनों सेपरेट हो गए। इनके बीच में थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैं वर्ड बोल रहा हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि अगर आप उसको नेकेड आई से देखेंगे तो आपको अंतर नहीं समझ में आएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा और बात पता लग जाएगी कि इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ सेपरेशन डेवलप हो गया है। क्योंकि सेपरेशन डेवलप हो गया है, उसका कारण क्या था? ये इलेक्ट्रिक फोर्स इनके ऊपर लगना। उस इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या हुआ कि इनके ऊपर नेट डाइपोल मूवमेंट हो गई। उस नेट डाइपोल मूवमेंट से क्या हुआ? इनकी रैंडम ओरिएंटेशन खत्म हो गई। बात समझ में आ गई? सेम आपका पोलर के साथ होगा। जैसे ही अगर आप पोलर को रख देंगे तो पोलर मॉलिक्यूल अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेगा, सारे के सारे एक ही तरफ। जो रैंडम ओरिएंटेशन थी ना उनकी, जो नेट डाइपोल मूवमेंट पहले पहले पूरे की जीरो आ रही थी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन पूरे की जीरो थी। अब क्या होगा कि पूरे के पूरे की पूरा स्पेसिमेन, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास HCl है, क्या है आपके पास? HCl है। तो पूरे HCl की, अगर एक बोतल में HCl है और उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आप मान के चलो कि सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेशन होंगे। पूरी बोतल के अंदर आपको नेट डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो ये होगा बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या याद रखना है? ये बातें याद रखनी है कि इनके जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग हो जाएंगे। कौन से वाले के? नॉन पोलर के, ठीक है। नॉन पोलर के सेंटर ऑफ मास क्या होंगे? लिखो ना इस पॉइंट को, नॉन पोलर के COM सेपरेटेड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अलग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, पढ़ने का तरीका यही है आपका। मैं आपको बताऊं, पढ़ने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है ना क्लास में पढ़ने का तरीका क्या है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन का अंतर क्या है। अभी मैं आपको, आप लिख नहीं रहे हो तो मैं कह रहा हूं लिखो। ऑनलाइन में ये कहने वाला नहीं होता, और सारा का सारा खेल यही बिगड़ता है। अभी तेरा मूड खराब था, मैंने तेरे को पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ यार, कुछ तो है। क्योंकि जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। दूसरी बात, डिसिप्लिन लेवल बढ़ता है। मैंने दोपहर को संडे को क्लास 12 बजे रख दी तो मजबूरी हो गई 12 बजे क्लास में आना। अगर तुम घर पर भी अगर ये ऑप्शन होता वीडियो देखना, अरे छोड़ यार अभी मूड नहीं है, अभी आज संडे, आज घर पे फलाना अंकल आ गए, आज मौसी आ गई, आज चाची आ गई, आज ताई आ गई, या आज संडे है,
आज तो उसका बर्थडे है और आज तो गिफ्ट लेके जाना है, तो अब तुम सजे हो गुब्बारे लेकर के, लाल गुब्बारे खरीदने में व्यस्त हो। उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे घुमा के वो जो वो गंद फैलाते हो, हाँ वही, उसके अंदर वो जो चमकीले से वो कागज प्लास्टिक से होते हैं। पता नहीं भैया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या वाहियात पड़ा है लोगों का। अरे यार, किसी का बर्थडे है उसके ऊपर फूल गिराओ, मेक सेंस। ये प्लास्टिक गिरा करके कौन सी समझ जाए यार, आज तक मेरी तो समझ से बाहर है भैया वो। ठीक है ना, फूलों से अगर कुछ है तो मेक सेंस है। अगर कोई लड़की उसके ऊपर गुलाब के फूल बिछा दो ऐसे करे, हाँ मदहोश हो जाएगी वो, बोला कितना केयरिंग है, क्या डाल रहे हो कूड़ा कबाड़ा। ठीक है, बोला ले तेरे स्किन को कैंसर करेंगे हम। तेरा बर्थडे हो गया ना, तुझे वो तेरे को दिक्कत देंगे, तो यार ऐसे नहीं। तो इन्हीं चीजों में तुम क्या हो जाओगे, मारे जाओगे। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई पोलराइजेशन। ये जो अब पोलराइजेशन फिनोमेना बता देता हूं, हालांकि मैंने इनडायरेक्टली पूरी कहानी बता देती है। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन, जेशन मतलब होना, पोलर मतलब पोल सेपरेट होना। तो अब लिखो, द डेवलपमेंट ऑफ पोल्स और द सेपरेशन ऑफ पोल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल का सेपरेट होना और अलाइन होना, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, alignment of molecule according to field, alignment of molecule according to field is called polarization। बात समझ में आ गई? देखो, मैं किताब की भाषा नहीं लिख रहा हूं, बहुत आसान भाषा में लिख रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाने वाला। तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन होता क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, कि पोल्स का सेपरेट हो जाना इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से, और फिर उनका फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाना, बस ये होता है पोलराइजेशन। अब क्यों? क्योंकि चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो दोनों में होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव के ऊपर प्लस क्यू ई फोर्स लगेगी, नेगेटिव के ऊपर माइनस क्यू ई फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वजह से उनमें सेपरेशन डेवलप हो जाएगी। उस सेपरेशन की वजह से क्या होगा कि उनकी नेट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने की वजह से वो क्या हो जाएंगे? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे अपने आप को अलाइन करके स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये सारा प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन। अगर ना समझ में आए यूट्यूब के हमारे विद्यार्थियों, तो इस वीडियो को दोबारा से पीछे चले जाना, एंड प्लीज मेरा कोई भी वीडियो 2x की स्पीड में मत देखना, क्योंकि मैं 2x डिजर्व नहीं करता हूं, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूं। अगर 2x कर लिया तो फिर तो ये समझ लेना कि 160 पे वंदे भारत हो गई, सब स्किप होगा। ठीक है ना, ये तो फैक्ट है। फैक्ट है कि नहीं है? देखे तुमने मेरे वीडियो 2x पे ट्राई मारे थे? नहीं मारे ना? मारना भी मत। मैं कभी नहीं कहता अरे नोनी नोनी पानी की बोतल लाइए बेटा। तो अब आपको समझ में आ गया पोलराइजेशन। अच्छा यार, एक बात बताओ, हर चीज की एक क्षमता होती है ना। अब ये आपको एक स्टेज तक ये अपने आप को फील्ड में अलाइन करेंगे, सेपरेट होंगे, इसकी एक क्षमता होगी। ये तो है नहीं कि तुम जो है बहुत हाई पोटेंशियल स्ट्रेंथ की मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दो और ये ऐसे ही रहेंगे। अगर आपने फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ा दिया तो भैया एक बात बताओ, यहां नेगेटिव हो गया और यहां पॉजिटिव हो गया। अब एक बात बताओ, इसकी डाइपोल मूवमेंट किधर है? इसकी डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ आ गई कि नहीं आ गई? तो P की वैल्यू इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर है। तो एक बात याद रखना
कि पोलराइजेशन में जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। लिख लो ये बात, दैट डाइपोल मूवमेंट अलाइन अलोंग ई वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर अलाइन अलोंग ई वेक्टर। वेक्टर मतलब, वेक्टर वर्ड का मतलब डायरेक्शन। वेरी गुड। अगर मैं कह रहा हूं डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर, यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के तरफ होगी, उसी तरफ होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर वर्ड को क्या समझना है? डायरेक्शन। देख लो 11th में तुम लोग, अगर आपने मेरे वर्ड नहीं सुने होंगे तो आप लोग वेक्टर को तो हमेशा क्या रट्टे मारते आए होंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैंने उस बात को आसान कर दिया कि यार मैग्नीट्यूड तो हर किसी के पास है, स्केलर के पास भी है, तो उसके ऊपर इतनी तवज्जो क्यों देनी है? उस पे ध्यान दो ना जो डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब एक बात बताओ, लड़की और लड़कों के हाथ पैर तो दोनों के ही हैं, शकल और भी है, हम ढक के क्या रखते हैं? जो डिफरेंसेस हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो इस बात को समझो ना। तो इसीलिए हमारा फोकस वहां पर भी क्या है? डिफरेंसेस पे। यहां पर भी क्या है? डिफरेंसेस पे। सही बात है कि नहीं है? हाँ। अब लड़का तो यूं छाती निकाल के हो जाएगा खड़ा कहीं पर भी, अल्लाह। हाँ, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो यही हम लोग जो है डिफरेंसेस को आप समझिएगा। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें लगे सुनने में, सर क्या कह जाते हो कई बार। बेटा मैं बिल्कुल प्राकृतिक रूप सर के नेचुरल लेवल पर आपको बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं। और मेरे ये जो एग्जाम्पल होते हैं इनका इंटेंशन कभी भी वल्गैरिटी या डबल मीनिंग नहीं होता है। मेरी इंटेंशन होती है कि आपको इस तरीके से बात समझाने के दिमाग में से एक बार चली गई तो वापस ना आए। दैट इज द माई ओनली वन लॉजिक। उसके अलावा मेरा कोई और लॉजिक नहीं होता, क्योंकि यार फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते इतना समय कहां होता है कि फालतू के ड्रामों में घुसे हम। सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो आपको ये बात पता लग गई भाई, पोलराइजेशन। अब देखो बच्चों, जब ये पोलराइज हो जाएंगे, अब इसको मैं थोड़ा यहां पर बड़े लेवल पे देखो। ये है मान लीजिए एक स्पेसिमेन, फील्ड ऐसे है, फील्ड ऐसे है, ये बाहर की फील्ड है। क्या है ये? बाहर की फील्ड है। ऐसे निशान लगा दिए मैंने, उस तरफ जा रही है फील्ड। तो इस फील्ड का नाम मैंने रख दिया ई नॉट। क्या नाम रख दिया? ई नॉट। चलिएगा, अब इसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से जो ये डाइलेक्ट्रिक यहां रखा है, ये क्या रखा है मैंने फील्ड में? डाइलेक्ट्रिक रखा है। चाहे पोलर रख लो, नॉन पोलर रख लो, सेम बिहेवियर आएगा। जब मैंने रखा है तो ये वाली कहानी होगी कि इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो सेपरेट होंगे, नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगी। तो अगर अब इसके सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे हाँ ना बोल। हाँ ऐसे देखो यार, टीचिंग इज ए आर्ट, टीचर इज आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट को जो है ना हाँ और ना के जवाब में मजा आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब तक साउंड इफेक्ट ना आए ना तो मजा नहीं आता है जीवन का, चाहे कोई भी काम ले लेना। सही कह रहा हूं वैभव? है हाँ, साउंड इफेक्ट का अपना एक रोल होता है। इससे पता लगता है कि तुम मेहनत कितनी जोर से कर रहे हो, ठीक है ना। हाउ हार्ड वर्किंग यू आर ना। तो इसलिए इफेक्ट्स आते रहने चाहिए क्लास में, माहौल बना रहता है। अब देखो बच्चों, इससे क्या हुआ? क्या हुआ इससे? इस बात को डिफाइन करो, सोचो, एक्सप्लेन करो। फिजिक्स की सोच यही है। नहीं, नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो गई, ठीक है। नेट डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप हो गई। एक बात लिख लो, पी डेवलप अलोंग ई, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो गए, और अलाइन हो गए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर सेपरेटेड एंड अलाइन। एक सीध में आ गए ना सारे, एक ही तरफ आ गए, एक खास किस्म का पैटर्न बन गया। अब एक बात बताओ यार, अरे एक बात बताओ, जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इसके इस तरीके से बन जाएंगे, अब हम इसको जो है ना, अब सारा मामला तो किधर चल रहा था? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इसको थोड़ा जूम करो। अब जूम करेंगे तो इतना हिस्सा देखेंगे, इतना हिस्सा। जब इतना हिस्सा देखेंगे
तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इनकी फील्ड नहीं होगी? होगी ना। तो हमारे पास ये वाली फील्ड तो कौन सी थी? ओरिजिनल फील्ड, जो एक्सटर्नली अप्लाइड थी। अब ये वाली फील्ड का, ये तो पोलराइजेशन हुआ है, तो इस फील्ड का नाम क्या रखेंगे? अरे पी तो डाइपोल मूवमेंट हो गई। हाँ हाँ, ईपी, ईपी तो तूने रट्टा मार लिया। तो ईपी का नाम क्या है? पोलराइजिंग फील्ड। क्या नाम रखेंगे? पोलराइजिंग फील्ड। किस वजह से डेवलप हुई है? पोलराइजेशन से। और पोलराइजेशन क्या होता है? सेपरेशन होना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, और सिर्फ सेपरेशन नहीं होता, और फील्ड के अलोंग अलाइनमेंट। हाँ, दो काम होते हैं पोलराइजेशन में, सेपरेशन और अलाइनमेंट। तो इसमें लिख लो, अलग होना और एक सीध में आना अलाइनमेंट है। बात समझ में हो गई ना? हाँ, समझ लो इस बात को। अभी एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, बताऊंगा नहीं, लेकिन बस तुम समझ जाओ हाउ नोटी आई एम, है ना? ठीक है। तो भाई अब ये हो गया। अब इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलराइज्ड हो गया था, इसके अंदर कौन सी फील्ड हो गई? पोलराइजिंग फील्ड। तो ये हो गई ईपी। ईपी की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। ईपी की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। ऐसे है ना? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईपी। ये वेक्टर का निशान है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, पोलराइजिंग फील्ड की। ये हमारी किसकी निशान है? एक्सटर्नल फील्ड की, ओरिजिनल फील्ड की। ये फील्ड इस फील्ड के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है ना? ठीक है ना भाई? एक बात बताओ ना, लड़का इधर जा रहा है, बोला चल इधर चलेंगे, लड़की ना इधर जाऊंगी, क्या होगा? सही बात है। हाँ, तो उनमें सेपरेशन से पहले क्या होगा कि उनके रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ घटेगा। तो इसी प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, घटना चाहिए, है ना भाई? अगर तुम्हारी बंदी तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारी दिशा में ना चले, या तुम्हारा बंदा तुम्हारे कहने से तुम्हारी दिशा में ना चले, और ऐसा काम बार बार अगर हो, तो क्या होगा? तो स्ट्रेंथ घटेगी ना रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप का बॉन्ड कमजोर पड़ेगा। तो यहां पर क्या, अब यहां पर क्या कमजोर पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ेगा। तो ये जो पोलराइजिंग फील्ड है, पोलराइजिंग फील्ड इज अपोजिट टू ई नॉट। ठीक है। जब ये फील्ड अपोजिट हो गई, तो इसका डिफरेंस भी एक डेवलप होगा, ई नॉट माइनस ईपी होगा क्या नहीं? ओरिजिनल में से पोलराइजिंग घटाओ, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? नेट फील्ड बचेगा, ई बचेगा, बचेगा क्या नहीं? सो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड फील्ड। इसका नाम क्या है? रिड्यूस्ड फील्ड स्ट्रेंथ। देखा ना, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? अगर रिलेशनशिप में पति पत्नी एक दूसरे की बात मानते नहीं है और एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ घटती है। तो यही बात फिजिक्स कहती है कि पोलराइजेशन की वजह से हमारी जो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ है वो घटती है। तो एज पर द लॉ बात चल रही है, एज पर द नेचर बात चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर फील्ड हमारी घट गई, अब एक बात बताना बच्चों, फील्ड हमारी घट गई, तो अब हमारे पास इस बात का मेजरमेंट होना आवश्यक है कि नहीं कि ओरिजिनल फील्ड कितनी थी और घटी कितनी? हाँ रे बालक, इधर देख, इस बात का पैमाना होना चाहिए कि ना, कि ओरिजिनल फील्ड कितनी थी और घटी कितनी। अच्छा, जब अगर हम दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो कौन सा मैथमेटिकल टूल अप्लाई करना चाहिए? रेशियो वाला। भाई कंपैरिजन तो किससे मिलता है? रेशियो से, तुलना करेंगे। तो अगर मैं ओरिजिनल फील्ड को रिड्यूस्ड फील्ड के साथ रेशियो में डाल दूं, तो इससे मुझे क्या मिलना, क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे पता लगेगा कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, इसकी स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? डाइइलेक्ट्रिक
स्ट्रेंथ आएगी। इसको हमने के किससे लिख दिया? के से। अब एक बात बता देता हूं कि डाई इलेक्ट्रिक को जो हमने सिंबल दे रखा है वो है के। के रिप्रेजेंट डाई इलेक्ट्रिक। लिखो इस बात को कागज पे, के रिप्रेजेंट डाई इलेक्ट्रिक। तो अब जो हमारी रेशियो हो गई ई नोट अपॉन ई, दैट इज व्हाट? के। के इज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो अब अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलोगे? फॉर्मूले को पढ़ दो हिंदी में। हाँ तो बोल क्या पड़ेगा? नहीं, ये तो तूने वो मैथ की भाषा बोल दी, मैंने बोला पढ़ हिंदी में। हाँ, रेशियो को अनुपात बोलते हैं। हाँ, अनुपात बोलते हैं। आगे बोल। देखो, तुमने हिंदी में बातें नहीं पढ़ी, इसलिए मैं कहता हूं हिंदी को समझो, बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी तो सौतेली माँ की तरह है। हालांकि तुम्हें इसका अंतर समझ में आएगा नहीं, तुम्हें लगेगा नहीं समझ में आया ना। जितना प्यार और जितने भाव तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे समझ लेगी, अगर मान लो एक सौतेली माँ साइड में हो, अब सौतेली माँ को किससे समझो? कंपैरिजन कर लो, जो तुम्हें बहुत प्यार दर्शाती है, जो औरत तुम्हारे मामी हो गई, मौसी हो गई, ताई हो गई, चाची हो गई, कोई भी हो गई, अथा प्यार दर्शाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार दर्शाती है, इमोशनल लेवल पे अनसेड कम्युनिकेशन जो मां समझ जाएगी वो नहीं समझ पाएगी। पक्की बात है ना? ठीक है ना? हाँ, तो यही मेरा एक अंतर था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो भाषा है हमारी हिंदी, वो सगी माँ है, अंग्रेजी सौतेली माँ है। अनसेड कम्युनिकेशन सिर्फ हिंदी में पॉसिबल है। उदाहरण ले लो ना, गालियां देने में मजा कौन से में है? हिंदी की गाली दो, मन भर जाता है, मतलब 4 रोटी खाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या है? बेस्ट कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसी को हिंदी में बोल के देखो, और फिर उसको ना बार बार 3-4 बार बोल के देखो, और दिमाग के भाई साहब, मैं कह रहा हूं तंतु ही बदल जाते हैं इंसान के, है ना? बदलते हैं ना। रोड पे देखो तुम, अरे इंटेंसिटी में डिफरेंस आता है, इंटेंसिटी का डिफरेंस तो अलग होता ही होता है, गुस्से का अंतर पैदा हो जाता है ना, एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। तो इन बातों को समझो। एनीवे, तो यहां पर अब मैं बात कर रहा था, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हिंदी में बात समझो, सगी और सौतेली माँ वाला अंतर होता है हिंदी और अंग्रेजी में। तो अनसेड बातें, अब देखो यहां पर क्या होगा कि इसको मैंने डिफाइन करने, आप लोग फेल हुए, तो अब मैं पास कराता हूं। देखो भाई, इसमें क्या बोलेंगे हिंदी में अगर बात करेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल फील्ड, जिसको कि आपकी किताबों में क्या लिखा है? एप्लाइड फील्ड। क्या लिखा है? एप्लाइड फील्ड। अब यार एप्लाइड का मतलब जो वहां पर जो है? नहीं, जो वहां पर बाहर से किसी चार्ज के द्वारा क्रिएट करके छोड़ी गई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो ये एक चार्ज बोतल है, ये एक चार्ज डब्बा है, ये मैंने ऐसे रख दिया, मान लीजिए ये चार्ज बोतल है, तो इसके द्वारा यहां पर फील्ड क्रिएट करके छोड़ देगा ना, वो तो रहेगी एज इट इज, छोड़ दी इसने, ये पकड़ के थोड़ी बैठा है। जहां तक जितनी इसकी क्षमता है, जितना इसके ऊपर चार्ज है, उतनी दूर तक फील्ड जाएगी और फिर रह जाएगी, ठीक है ना? तो ओरिजिनल फील्ड क्या हो गई? अप्लाइड फील्ड। किसी भी एक बाहरी चार्ज के द्वारा उसने फील्ड क्रिएट करके वहां छोड़ दी, उस छोड़ी हुई फील्ड में आपने एक डाई इलेक्ट्रिक ला करके, हाँ, वहां पर आपने उसको रख लिया। अब हर बार छोड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने इसको यहां पर रखा, ये डाई इलेक्ट्रिक है, ये आपने रखा, रख लिया जी। अब इसके अंदर क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पोलराइजेशन हुआ, उससे क्या हुआ? पोलराइजिंग फील्ड डेवलप हुई। पोलराइजिंग फील्ड से क्या हुआ? नेट फील्ड घटी। नेट फील्ड जो हमारी घटी, तो ये आ गया रिड्यूस्ड फील्ड। ये क्या आ गया? रिड्यूस्ड फील्ड। तो अगर मैं कहूं
अप्लाइड फील्ड और रिड्यूस्ड फील्ड की जो रेशियो होगी वो होगी हमारी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, maximum possible value of electric field against which a maximum possible value of electric field against which a dielectric can withstand without fail। ये होता है, क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट विच ए डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड विदाउट फील्ड। अब सोतेली माँ ने ये कह दिया, अब समझ में कुछ ना आया, आधा अधूरी सी बात आई, ठीक है ना? अब देखो हिंदी क्या कहेगी, हिंदी ये कहेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल वैल्यू है जिसमें वो डाई इलेक्ट्रिक बिना अपने आप को बर्बाद करे, बिना अपने आप को तोड़े और मरोड़े, वो उस फील्ड में वहां पर इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन शो करेगा। जैसे ही पोलराइजेशन टूट जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और ये करंट एस्टेब्लिश कर बैठेगा अपने अंदर। तो जिस वैल्यू तक करंट ना आए डाइलेक्ट्रिक के अंदर, सिर्फ पोलराइजेशन देखने को मिले, वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी? दोबारा रिपीट कर। है? हाँ, देखा ना, यही दिक्कत आ रही है। अब देखना ये यूट्यूब वाले है ना, भैया देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूं 2x में वीडियो मत देखना, कॉपी देख करके, किताब देख करके बड़े सिंसियरिटी से वीडियो देखना। यकीन मान लो इतने दिमाग में फिजिक्स घुसा दूंगा कि बात ही अलग है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने हेरा फेरी करी, मक्कारी करी और मुझे जज करा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। यूट्यूब वाले मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर टीचर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, आई एम जस्ट आ शिक्षक, ठीक है? मैं सिर्फ आपको फिजिक्स सिखा सकता हूं, लेकिन सीखने के तौर तरीके आपको ही मानने पड़ेंगे। अगर आपने उस चीज को फॉलो नहीं करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करा, तो भाई आप लोग फिर कमेंट में अद्दी बद्दी गालियां मारोगे, मुझे रोस्ट करोगे और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें निकालोगे। लेकिन अगर सिंसियरिटी से तुमने बातें समझी तो यकीन मान लो कि तुम लोग हमारी बातों में फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझ जाओगे। तो मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बोल रहा हूं क्योंकि देखो मैं ये बात मान के चलता हूं कि अगर क्लास में बैठे विद्यार्थियों को एक बात लिखने के बाद भी समझ नहीं आ रही और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद भी उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो बेटा तुम तो मुझसे बहुत दूर बैठे हो, तुम ये कैसे मान सकते हो हाँ सब समझ में आ गया? अगर आ गया तो वीडियो को पॉज करके जो सुना एक बार उसको लिख के देख ले, समझ में आ जाएगा कितना तू पकड़ पाया और कितना नहीं। धन्यवाद। अब मैं आगे आता हूं, सही बोला ना मैंने? हाँ, अब देखो भैया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा मटेरियल का वो गुण होता है, क्या होता है? अभी ध्यान से, पेशेंस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल का वो गुण होता है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसका पोलराइजेशन मेंटेन रहे, वो टूटे ना, क्योंकि अगर पोलराइजेशन टूट गया तो वो कंडक्शन शो कर जाएगा, क्योंकि फिर तो करंट बन जाएगा ना उसमें। हाँ, तो करंट नहीं बनना चाहिए उसमें। तो विदाउट फेल का मतलब क्या है? विद स्टैंड मतलब पोलराइजेशन रहे, विदाउट फेल मतलब कि वो वहां पर टूटे ना, पोलराइजेशन नहीं। मतलब टूटने का मतलब क्या है कि ये प्लस माइनस चार्जेस एक दूसरे से खत्म ना हो जाए, या ऐसा ना हो कि ये डाइपोल मूवमेंट ही जीरो हो गई। क्योंकि अगर ये टूट गए, तलाक हो गया इनमें, तो फिर किस बात की शादी रह गई? रिलेशनशिप कब तक है? टिल देन you would say that two person are in relationship, till they are joined to each other, till they are connected to each other। तो उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कब तक है?
जब तक वो एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों का जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करते रहे। जब वो अपने जिस दिन लड़का ये कहने लग जाए शादी में या किसी भी रिलेशनशिप में, मैं तो अपनी मन मर्जी से करूंगा, यूं ही रात को दारू पी के आऊंगा 12:30 बजे और तेरे जी को यूं ही कलेश मचाऊंगा और फिर कहूंगा मेरे लिए अब गर्मा गर्म खाना बना, ठीक है, और तेरे को सुबह 7 बजे जो है ऑफिस में जाना है, भाड़ में जाए तेरा ऑफिस, मेरे लिए अब बना नहीं बनाएगी अल्ले, ठीक है। और वहीं पर लड़की अगर ये कह दे मैं मेरे ऑफिस कलीग्स हैं, मैं उनके साथ क्लब में जाऊंगी, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट, यू आर नैरो माइंडेड। अरे भाई मैं तो नैरो माइंडेड हूं, पर मुझे पता है तू ज्यादा ओपन हो जाएगी ज्यादा खुल जाएगा सिस्टम, ठीक है, इतना नहीं खोलना है, क्योंकि हमें पता है क्लब जाने वालों की क्या नियति हो है, और खासकर दूसरे की बीवी और दूसरे की गर्लफ्रेंड को कोई क्लब में क्यों लेके जा रहा है हाँ बेटे समझ गया, हाँ ठीक है, हाँ। तो उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कब तक मेंटेन रहेगी, जब तक वो एक दूसरे के लिए जिम्मेदार रहेंगे, जब तक वो उसका उस रिलेशनशिप का ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे, जब तक वो अलाइंड रहेंगे रिलेशनशिप में। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी वही है, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन रहेंगे, जब तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट को मेंटेन रखेंगे, तभी तक उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। अगर उसके बाद फील्ड क्रिएट हुई तो वो टूटेंगे, कंडक्शन शो करेंगे या कोई और फिनोमेना शो करेंगे, लेकिन पोलराइजेशन शो नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बात क्लियर हो गई, क्या हो गई, हाँ। तो पोलराइजेशन का मतलब फिर से एक बार सुन लो, 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए भिन्न भिन्न एग्जांपल से, क्योंकि अगर तुम्हें पोलराइजेशन तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसाना, यकीन मान लो डाइलेक्ट्रिक विद कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक दिमाग में जाएगा ही नहीं, रट्टा ही मारोगे। इसलिए मैं बार बार, क्योंकि जो प्रोसेस मुझे वहां एक्सप्लेन करना है ना, मैं उसको यहीं पर बता रहा हूं। पहले फिर से सुन लो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी फिजिक्स की वो एक क्वांटिटी है जो इस बात का मेजरमेंट करके देती है कि एक्सटर्नल फील्ड में कोई भी मटेरियल कब तक और कितनी स्ट्रेंथ तक पोलराइज रहेगा। अगर उस फील्ड की वैल्यू उससे ज्यादा एक्सीड कर गई तो उसका पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा और उसके चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे और वो रैंडमली किसी भी वो फिर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना जो है उनका फेल हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या कोई और फिनोमेना वो शो कर देंगे। इतनी लंबी चौड़ी बात को एक डेफिनेशन में ऐसे लिखा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके अगेंस्ट डाई इलेक्ट्रिक बिना फेल हुए रहेगा। बात समझ में आ गई, क्या है, समझ में आ गया ना, क्लियर। और इससे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब एक बात बताओ यार, अगर मेरे से यह पूछा जाए कि रिड्यूस्ड फील्ड कितनी है, या मैं आपसे पूछूं भैया आप बताओ ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी स्ट्रेंथ के है, अच्छा के जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है, क्योंकि दोनों की यूनिट ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की है, डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड के है, तो ये सिर्फ एक मल्टीप्लाइंग नंबर है। क्या है ये, मल्टीप्लाइंग नंबर। बात समझ में आ गई। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या आएगा, अब इसको देखो ऐसे, तो अगर मैं यहां से के की वैल्यू को ई नोट्स को, ओरिजिनल फील्ड को के से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये रिड्यूस्ड फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब आप समझ लो, दो मटेरियल है मेरे पास, एक का, रुक जाओ मैं एक न्यूमेरिकल में से एक वैल्यू उठा के लाता हूं खास। तो हां, अगर मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 है, कितनी है, 3 है, उसको ओरिजिनल फील्ड में रखा, मान लीजिए ओरिजिनल फील्ड थी हमारी 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और के की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, उसको मैंने इस फील्ड में रखा, तो मुझे पता लग गया कि वो हमारी फील्ड को डायरेक्ट 3 गुना से कम कर देगा।
तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको यह बताता है कि अगर इसको फील्ड में रखेंगे तो ये फील्ड को कितनी घटाएगा। दूसरी भाषा में समझे तो अब ये वाली बात समझ में आ जाएगी तुम्हारे बहुत आसानी से। इसको प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़ी फाइल है। अब छोटी फाइल क्या है, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या पता लगेगा कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपको ये बता देगा कि मटेरियल को अगर फील्ड में रखा तो ये कितनी फील्ड घटाएगा। लिखो इसको हिंदी में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस बात को मेजर करेगा कि इस मटेरियल को अगर फील्ड में रखा तो ये एक्सटर्नल फील्ड को कितना घटाएगा, किस फैक्टर से घटाएगा। क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक है वो फील्ड को हमेशा घटाएगा, इसका काम है फील्ड को कम करना। ठीक है, ये भी हिंदी में लिख लो साथ में, क्या कि डाइलेक्ट्रिक हमेशा ओरिजिनल फील्ड को कम करता है। ठीक है, अगली लाइन में लिख लो कितना कम करेगा, के पर डिपेंड करेगा, कम करेगा। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, अब कम करेगा तो अब इसी के आगे ब्रैकेट में लिखो इट विल ऑलवेज क्रिएट रिड्यूस्ड फील्ड, इट विल ऑलवेज क्रिएट रिड्यूस्ड फील्ड। बात समझ में आ गई। किस फैक्टर से रिड्यूस करेगा, इस फैक्टर से। अब ये लिख दो दिस इज रिड्यूसिंग फैक्टर। हाँ, पूरा यही तो है ना, रिड्यूसिंग फैक्टर तो यही है। इधर देख बेटा, इधर देख, ये क्या है, पूरा रिड्यूसिंग फैक्टर, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना। डिवाइड तो क्या करता है, घटाता है। हाँ, तो ये तो रिडक्शन किस वजह से हो रहा है, इस फैक्टर से। अगर मान लो कि जैसे मैंने आपको बोला कि किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ 3 है, अब तो इसका मतलब वो हमारी फील्ड को 3 फैक्टर से कम कर देगा, यानी कि 3 गुना कम कर देगा सीधी सीधी। अगर किसी का 4 है तो वो 4 गुना कम कर देगा, अगर 2 है तो 2 से कम कर देगा। ये बात याद रखना। अब तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। रिलेटिव परमिटिविटी सुना था फिजिक्स की भाषा में। एप्सिलॉन आर और के ये दोनों सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू तो वही होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए कितनी रखी थी, 1। कितनी रखी थी, 1 रखी थी ना। तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 होगी। अगर एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 है तो आप मुझे एक बात बताओ यार, ये फील्ड हमारी सेम ही रह जाएगी। तो हवा में और वैक्यूम में फील्ड हमारी सेम रहती है, कुछ नहीं घटता, क्योंकि वैल्यू 1 होती है। तो आप ये मान के चलना एप्सिलॉन आर और के सेम होते हैं। लिख लो इस बात को। अगर मैं के को एप्सिलॉन आर से रिप्लेस कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कई बार दिया जाता है। तो एप्सिलॉन आर और के क्या है, इक्वल है। और एयर के लिए एप्सिलॉन आर और के कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गई। एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट घुस गया दिमाग में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बाद जितने भी हमारे मटेरियल होंगे वो सब इनको कम करते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा सारा का सारा मामला डाइलेक्ट्रिक का। ये था हमारा पूरा का पूरा मामला पोलराइजेशन का। ये था पूरा मामला हमारा पोलर मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, जो कि एक फिजिकल फिनोमेना है। क्लियर हो गया है। यहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे कैपेसिटर की फॉर्म में। बात समझ में आ गई। ये आपको सीखना है। तो चलो अभी इस पार्ट को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। अब ये भाई अगला पार्ट हमारा आएगा डाइलेक्ट्रिक विद कैपेसिटेंस, और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, और वो अभी इसको हम लोग यहां रोकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। पहले तो इसको